प्राचीन काल में जब धरती पर देवता और मनुष्य एक दूसरे के निकट थे, जब समुद्र की लहरें भी रहस्यों को छिपाए रहती थीं और आकाश में तारे राजवंशों की किस्मत लिखते थे, उस समय अमरगढ़ नाम का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज समरवीर, एक ऐसे राजा जिनकी वीरता के किस्से दुश्मन भी गाते थे, जिनकी दया से प्रजा सुखी थी और जिनकी आंखों में न्याय का तेज चमकता था। उनकी रानी थी राधा, जिनकी सुंदरता चांदनी को लजाती थी, जिनका हृदय करुणा का सागर था और जिनकी प्रार्थनाएं सीधे देवताओं तक पहुंचती थीं। परंतु हर स्वर्णिम महल में एक छाया होती है। अमरगढ़ के उस चमकते महल में भी 3 विषैली सांसें थीं, 2 ईर्ष्यालु बहनें और कुटिलमती। उन्होंने सत्य को झूठ में बदल दिया और एक मासूम माँ व नवजात शिशु को एक लकड़ी के पीपे में बंद कर अनंत सागर की लहरों के हवाले कर दिया। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नीलपुर में एक साधारण मिट्टी का घर था। उस घर में 3 बहनें कमला, मधु और राधा एक पुराने चरखे के पास बैठकर ऊन काट रही थीं। कमरे में लकड़ी की आग धीमी धीमी जल रही थी और उसकी रोशनी में उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। ऊन काटते समय उनकी बातचीत सपनों की उड़ान भरने लगी। प्रत्येक बहन ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि यदि उनकी शादी किसी महान राजा से हो तो वे क्या करेंगी। सबसे बड़ी बहन कमला ने गर्व से कहा, यदि मैं राजा की पत्नी बनूं तो मैं एक ऐसा भव्य भोज आयोजित करूंगी कि 7 समुद्र पार के लोग भी उसकी चर्चा करेंगे। मसालों से सुगंधित व्यंजन, शहद सा मीठा पेय और हर मेहमान के लिए सोने की थाली। मेरे भोज से राजा का नाम अमर हो जाएगा। मंझली बहन मधु ने अपनी बारी आने पर कहा, मैं अपने करघे पर ऐसा कपड़ा बुनूंगी जो चांद की किरणों सा कोमल और सूरज की चमक सा तेजस्वी होगा। मेरे कपड़े राजा के दरबार को स्वर्ग सा सुंदर बनाएंगे और विदेशी राजदूत मेरे हुनर की प्रशंसा करेंगे। सबसे छोटी बहन राधा, जो अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने धीरे से कहा, मैं राजा को एक ऐसा पुत्र दूंगी जो न केवल बलशाली और वीर होगा, बल्कि जिसका हृदय दया और ज्ञान से भरा होगा। वो राजा का गौरव और साम्राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। उसी समय राजा समरवीर, जो अपने विशाल साम्राज्य अमरगढ़ में गुप्त रूप से भ्रमण कर रहा था, उनकी खिड़की के पास रुका। वो नीलपुर के साधारण गांवों का हाल जानने आया था। ठंडी हवा में उसका शाही लबादा हल्के से लहरा रहा था और उसने तीनों बहनों की बातें सुनी। कमला का भोज और मधु का कपड़ा उसे प्रभावित करने में सफल रहे, लेकिन राधा की सादगी, उसकी आंखों में छिपी सच्चाई और एक वीर पुत्र देने का वादा उसके दिल को गहराई से छू गया। वो बिना देर किए घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी शाही उपस्थिति से कमरा रोशन हो उठता है। वो गंभीर स्वर में घोषणा करता है, मैं राधा को अपनी रानी चुनता हूं। वो मेरे साथ अमरगढ़ के महल में रानी के रूप में रहेगी। कमला और मधु हैरान और ईर्ष्या से भर जाती हैं, लेकिन राजा की दया असीम थी। वो उन्हें भी अपने साथ दरबार ले जाता है। कमला को शाही रसोई की प्रमुख और मधु को शाही वस्त्रागार की संरक्षक नियुक्त किया जाता है, ताकि वे अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकें। अमरगढ़ में राजा समरवीर और राधा की शादी एक भव्य समारोह में होती है। महल को फूलों और रेशमी झंडों से सजाया जाता है और दूर दूर से राजा महाराजा इस उत्सव में शामिल होने आते हैं। राधा अपने नए जीवन में सादगी और गरिमा के साथ कदम रखती है, लेकिन ये सुख जल्द ही ईर्ष्या की छाया में ढकने वाला था। कमला और मधु अपनी छोटी बहन के सम्मान और सौभाग्य को देखकर जलने लगती हैं। उनकी चाची कुटिलमती, जो एक चालाक और कपटी महिला थी, उनकी ईर्ष्या को और हवा देती है। वो अपने मायावी शब्दों से दोनों बहनों के मन में जहर घोलती है और रानी राधा को नीचा दिखाने की साजिश रचने लगती है। कुछ महीनों बाद अमरगढ़ की सीमाओं पर विदेशी आक्रमण की खबर आती है। राजा समरवीर, एक वीर और कर्तव्यनिष्ठ शासक, अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के लिए निकल पड़ता है। वो रानी राधा को महल में छोड़ जाता है, जो उस समय अपने पहले बच्चे की उम्मीद में थी।
रानी राधा अपने पति की अनुपस्थिति में महल की जिम्मेदारियों को संभालती है और प्रजा के बीच अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए और अधिक सम्मान पाती है। युद्ध के बीच रानी राधा एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। उसका चेहरा सूरज सा चमकता है और उसकी आंखों में एक असाधारण तेज है। रानी उसे युवराज वीरेंद्र नाम देती है। महल में उत्सव का माहौल छा जाता है और रानी तुरंत एक दूत को ये खुशखबरी राजा तक पहुंचाने के लिए भेजती है। दूत एक सुनहरा पत्र ले जाता है जिसमें रानी ने अपने हृदय की सारी खुशी और प्यार उड़ेला है। लेकिन कुटिलमती और ईर्ष्यालु बहनें कमला और मधु इस अवसर को अपनी साजिश के लिए सही समय मानती हैं। वे जंगल में दूत को घेर लेती हैं और उसका असली पत्र छीन लेती हैं। कुटिलमती, जो जादू टोने में माहिर थी, एक जाली पत्र तैयार करती है। इस पत्र में लिखा होता है कि रानी राधा ने एक भयानक राक्षसी प्राणी को जन्म दिया है जो साम्राज्य के लिए अपशगुन है। जब ये जाली पत्र राजा समरवीर तक पहुंचता है, वो युद्ध के मैदान में अपने तंबू में बैठा होता है। पत्र पढ़ते ही उसका चेहरा क्रोध और अविश्वास से लाल हो जाता है। वो सोचता है, मेरी राधा, जिसका हृदय इतना पवित्र है, ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन साजिश का जाल इतना घना था कि वो तुरंत निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। अपने सैनिकों के सामने अपनी कमजोरी ना दिखाने के लिए वो एक कठोर आदेश लिखता है। रानी राधा और उसके बच्चे को एक लकड़ी के पीपे में बंद कर समुद्र में बहा दो। लेकिन अपने पत्र के अंत में वो ये भी जोड़ता है कि वो युद्ध समाप्त होने के बाद इस मामले की पूरी जांच करेगा। महल में राजा का आदेश पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता है। दरबारी और सैनिक रानी राधा की मासूमियत पर विश्वास करते हैं, लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। रानी राधा अपने नवजात पुत्र वीरेंद्र को सीने से लगाए इस क्रूर भाग्य को स्वीकार करती है। वो सैनिकों से कहती है, मैं अपने राजा की आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक अटल विश्वास था कि सच एक दिन सामने आएगा। सैनिक एक मजबूत ओक के पीपे में रानी और वीरेंद्र को बंद करते हैं। पीपे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, मानो ये रानी की अंतिम यात्रा को सम्मान देने का प्रयास हो। फिर उसे अमरगढ़ के तट से सागर की लहरों में छोड़ दिया जाता है। पीपा समुद्र की उफनती लहरों में तैरता रहता है। रानी राधा अपने बच्चे को अपनी शाल में लपेटे रखती है और उसे लोरिया गाकर सुलाने की कोशिश करती है। वो प्रार्थना करती है, हे समुद्र देव, हे आकाश के स्वामी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, हमें कहीं शरण दे देना। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मानो प्रकृति स्वयं उसकी पुकार सुन रही हो। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद एक तूफानी रात में पीपा एक रहस्यमयी द्वीप सागर द्वीप के किनारे पर पहुंचता है। लहरों की जोरदार टक्कर से पीपा टूट जाता है और रानी राधा अपने बच्चे को गोद में लिए किनारे पर आ जाती है। वो थक चुकी होती है, लेकिन उसका हृदय आभार से भरा होता है। सागर द्वीप एक स्वप्निल स्थान था। चारों ओर घने जंगल, रंग बिरंगे फूलों से भरे मैदान और समुद्र का नीला पानी जो सूरज की किरणों में चमकता था। रानी राधा अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसका मन अपने पति राजा समरवीर की यादों से भारी हो जाता है। वो सोचती है, क्या वो मेरी बेगुनाही पर कभी विश्वास करेगा? इस बीच वीरेंद्र में एक चमत्कारी गुण प्रकट होता है। वो आम बच्चों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ता। कुछ ही महीनों में वो एक युवा, बलशाली और सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसकी कद काठी योद्धा सी थी, उसका चेहरा सूर्य सा तेजस्वी और उसका हृदय अपनी माँ के समान दयालु। माँ और बेटा सागर द्वीप पर जीवन शुरू करते हैं। रानी राधा जंगल से फल इकट्ठा करती है और वीरेंद्र मछली पकड़ने और शिकार करने में निपुण हो जाता है। एक दिन वीरेंद्र भोजन की तलाश में समुद्र तट पर जाता है। उसने बांस और रस्सी से एक मजबूत धनुष और तीर बनाए थे। तट पर वो एक भयानक दृश्य देखता है। एक विशाल गरुड़ एक खूबसूरत सफेद बगुले पर हमला कर रहा है। बगुले की आंखों में भय और असहायता थी और वो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। वीरेंद्र का हृदय करुणा से भर उठता है। वो तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाता है और एक प्रसिद्ध निशाने से गरुड़ को मार गिराता है। बगुला उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखता है और समुद्र में तैरकर गायब हो जाता है। वीरेंद्र को नहीं पता कि उसने जिस प्राणी को बचाया है वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसी रात जब रानी राधा और वीरेंद्र समुद्र तट पर एक छोटी सी गुफा में विश्राम कर रहे थे, एक चांदनी रात का जादू बिखर रहा था। तभी बगुला उनके सामने प्रकट होता है।
उसकी सफेद पंखियां चांद की रोशनी में चमक रही थीं और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वो एक मधुर स्वर्गीय आवाज में बोलता है, मैं कोई साधारण बगुला नहीं हूँ, मैं एक जादुई प्राणी हूँ जिसे एक प्राचीन शाप ने इस रूप में बांध रखा था। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है वीरेंद्र। इसके बदले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी और तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगी। रानी राधा और वीरेंद्र आश्चर्य और श्रद्धा से उसकी ओर देखते हैं। रानी राधा कहती है, हम केवल अपने परिवार को फिर से एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन इस सुनसान द्वीप पर हमारा जीवन आसान नहीं है। बगुला मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी आशा और साहस को देखकर मैं तुम्हें एक नया घर दूंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सागर द्वीप पर पड़ती है, वीरेंद्र और रानी राधा एक अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। रातों रात सागर द्वीप पर एक भव्य शहर खड़ा हो गया है। इस शहर में सुनहरे गुंबदों वाले महल थे, जिनकी मीनारें आकाश को छू रही थीं। संगमरमर की सड़कों पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं और शहर के बीचों बीच एक विशाल फव्वारा था जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। शहर में लोग भी प्रकट हो गए, किसान, व्यापारी, कारीगर और योद्धा, जो वीरेंद्र को अपना राजा और रानी राधा को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब बगुले की जादुई शक्ति का चमत्कार था। वीरेंद्र इस शहर का शासक बन जाता है। वो अपने प्रजाजनों के साथ निष्पक्षता और दया से व्यवहार करता है और उसका शहर समृद्धि और शांति का प्रतीक बन जाता है। रानी राधा, जो अब इस शहर की रानी है, अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व करती है, लेकिन उसका दिल अभी भी राजा समरवीर की यादों से भरा है। वो हर रात समुद्र की ओर देखती है और प्रार्थना करती है कि एक दिन उसका परिवार फिर से एक हो। वीरेंद्र भी अपने पिता से मिलने और अपनी मां की बेगुनाही साबित करने का सपना देखता है। वो बगुले से कहता है, मुझे मेरे पिता के दरबार तक ले चलो, मैं चाहता हूं कि वो सच्चाई जाने। बगुला उसकी बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन पहले अपने शहर के चमत्कारों को और मजबूत करो। ये चमत्कार तुम्हारे पिता का ध्यान आकर्षित करेंगे। बगुला अपनी जादुई शक्ति से वीरेंद्र को एक छोटे से भंवरे में बदल देता है। ये भंवरा इतना छोटा था कि कोई उसे देख ना सके, लेकिन इतना तेज कि वो समुद्र पार कर अमरगढ़ पहुंच सके। भंवरे के रूप में वीरेंद्र अमरगढ़ के शाही महल में प्रवेश करता है। वहां वो अपनी दो ईर्ष्यालु मौसियों कमला और मधु और कुटिलमती को देखता है। वे एक गुप्त कक्ष में बैठकर अपनी साजिशों की योजनाएं बना रही थीं। कुटिलमती कहती है, रानी राधा अब समुद्र में खो चुकी है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि राजा कभी सागर द्वीप ना जाए, वरना हमारी साजिश उजागर हो जाएगी। वीरेंद्र उनकी बातें सुनकर क्रोध से भर उठता है, लेकिन वो धैर्य रखता है। उसी समय अमरगढ़ के दरबार में कुछ व्यापारी आते हैं जो सागर द्वीप की यात्रा से लौटे थे। वे राजा समरवीर को बताते हैं कि उन्होंने एक चमत्कारी शहर देखा, जहां हर दिन समुद्र से 33 वीर योद्धा निकलते हैं। ये योद्धा सुनहरे कवच पहने होते हैं और उनकी तलवारें बिजली सी चमकती हैं। वे सागर द्वीप की रक्षा करते हैं और राजा वीरेंद्र के प्रति निष्ठावान हैं। राजा समरवीर, जो युद्ध से लौटकर अपनी रानी और बच्चे की याद में उदास रहता था, ये सुनकर उत्साहित हो उठता है। वो कहता है, मुझे इस सागर द्वीप को देखना होगा, शायद वहां मुझे अपने खोए हुए परिवार का कोई सुराग मिले। लेकिन कुटिलमती और कमला मधु उसे रोकने की कोशिश करती हैं। कुटिलमती कहती है, महाराज, दुनिया में और भी कई चमत्कार हैं, सागर द्वीप की इन बातों में क्या रखा है। वीरेंद्र, जो भंवरे के रूप में वहां मौजूद था, कुटिलमती के इस झूठ से क्रोधित हो जाता है। वो तेजी से उड़ता है और कुटिलमती की नाक पर डंक मार देता है। कुटिलमती चीख उठती है और दरबार में हल्की हंसी छा जाती है। राजा समरवीर का उत्साह कम नहीं होता और वो सागर द्वीप जाने की योजना बनाने लगता है। वीरेंद्र वापस सागर द्वीप लौट आता है। सागर द्वीप पर लौटकर वीरेंद्र बगुले से पूछता है, हमारे शहर के और कौन से चमत्कार हैं जो मेरे पिता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बगुला उसे दूसरा चमत्कार दिखाता है, एक जादुई खरगोश जो एक क्रिस्टल के महल में रहता है। यह खरगोश सुनहरे खोल वाले मेवे खाता है और जब वो उनके खोल तोड़ता है तो अंदर से कीमती माणिक निकलते हैं। ये माणिक इतने चमकीले थे कि रात में भी वे सागर द्वीप को रोशन कर देते थे।
इस चमत्कार ने सागर द्वीप को अपार समृद्धि प्रदान की और व्यापारी इन माणिकों को दूर दूर के देशों में ले जाने लगे। जब व्यापारी दोबारा अमरगढ़ पहुंचते हैं तो वे इस जादुई खरगोश की कहानी राजा समरवीर को सुनाते हैं। राजा और अधिक उत्साहित हो जाता है और कहता है, मुझे ये खरगोश देखना ही होगा। सागर द्वीप निश्चित रूप से एक जादुई स्थान है। कुटिलमती फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वीरेंद्र, जो भंवरे के रूप में फिर से दरबार में मौजूद था, कुटिलमती को एक और डंक मार देता है। इस बार कुटिलमती की चीख से दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठता है। अब बगुला वीरेंद्र को तीसरा और सबसे मनमोहक चमत्कार दिखाता है। एक रहस्यमयी राजकुमारी, जिसकी सुंदरता सूरज से भी तेज और चांद से भी कोमल थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसके सुनहरे बाल हवा में लहराते हुए ऐसा लगता था मानो स्वर्ण की नदी बह रही हो। उसका मुस्कुराता चेहरा सागर द्वीप के हर प्राणी के दिल को छू लेता था। वीरेंद्र इस राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह बगुले से कहता है, मैं इस राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ, वह मेरे जीवन की रानी बनेगी। तब बगुला एक गहरा रहस्य खोलता है। वह कहता है, वीरेंद्र, मैं ही वो राजकुमारी हूँ। मेरा असली रूप एक जादुई राजकुमारी का है, जिसे मैंने शाप के कारण छिपा रखा था। तुम्हारे साहस और दयालुता ने मुझे इस रूप में लौटने की शक्ति दी। बगुला एक चमकदार प्रकाश में बदल जाता है और उसकी जगह एक खूबसूरत राजकुमारी प्रकट होती है, जिसका नाम था चंद्रकांता। वीरेंद्र उससे गहरा प्रेम करने लगता है और दोनों अपनी शादी की योजना बनाते हैं। व्यापारी जब तीसरी बार अमरगढ़ पहुंचते हैं तो वे चंद्रकांता की सुंदरता और सागर द्वीप के चमत्कारों की कहानी सुनाते हैं। राजा समरवीर इस बार किसी की बात नहीं सुनता। वह अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, मानो सागर द्वीप उसे पुकार रहा हो। वह अपने सबसे शानदार जहाजों को तैयार करता है और सागर द्वीप की यात्रा पर निकल पड़ता है। जब राजा समरवीर सागर द्वीप पहुंचता है तो वहां के वैभव को देखकर स्तब्ध रह जाता है। सुनहरे महल, हरे भरे बगीचे और समुद्र से निकलते 33 वीर योद्धा, सब कुछ एक स्वप्न सा लगता था। वह जादुई खरगोश को देखता है, जिसके माणिक शहर को रोशन कर रहे थे, और फिर उसकी नजर चंद्रकांता पर पड़ती है, जिसकी सुंदरता वास्तव में अवर्णनीय थी। वीरेंद्र और रानी राधा राजा समरवीर का भव्य स्वागत करते हैं। एक सुनहरे सिंहासन पर बैठकर वीरेंद्र अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे कुटिलमती और कमला मधु ने रानी राधा के खिलाफ साजिश रची, कैसे उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया, कैसे वे सागर द्वीप पहुंचे और कैसे बगुले ने उनकी मदद की। रानी राधा अपनी बेगुनाही साबित करती है और कहती है, महाराज, मैंने हमेशा आपके प्रति निष्ठा रखी। ये मेरी बहनों और कुटिलमती की साजिश थी जिसने हमें अलग किया। राजा समरवीर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो अपनी गलती पर गहरा पछतावा करता है और रानी राधा को गले लगाकर माफी मांगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बिना हर पल एक युग की तरह जिया है, अब हम फिर से एक होंगे। वो वीरेंद्र को गर्व से देखता है और कहता है, तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। राजा समरवीर वीरेंद्र और चंद्रकांता की शादी को अपनी सहमति देता है। कुटिलमती और कमला मधु को उनके अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। कहानी एक भव्य और हृदयस्पर्शी अंत के साथ समाप्त होती है। वीरेंद्र और चंद्रकांता की शादी सागर द्वीप पर एक अविस्मरणीय समारोह में होती है। महल को मोतियों और फूलों से सजाया जाता है और समुद्र की लहरें इस उत्सव की गवाही देती हैं। राजा समरवीर, रानी राधा, वीरेंद्र और चंद्रकांता एक साथ सागर द्वीप के शानदार शहर में रहते हैं। सागर द्वीप एक समृद्ध, जादुई और खुशहाल साम्राज्य बन जाता है, जहां 33 वीर योद्धा, जादुई खरगोश और चंद्रकांता की सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैलती हैं। राजा समरवीर अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट होता है और सत्य की जीत होती है। रानी राधा की प्रार्थनाएं पूरी होती हैं और सागर द्वीप की कहानी अमरगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। क्या हमारी राजकुमारी के लिए आप एक लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे?